हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार और आज हम लोग का टॉपिक दिल्ली सल्तनत से है, जिसमें आज हम लोग गुलाम वंश की जो चर्चा किए थे उसी का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें आज हम लोग रजिया सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ छोटे सुल्तान पर भी प्रकाश डालेंगे। इस वीडियो में सिर्फ महत्वपूर्ण पॉइंट को डाला गया है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें। तो देखते हैं पहला पॉइंट, रजिया बेगम का जो पीरियड था 1236 से 1240। हम लोग जानते हैं रजिया बेगम इल्तुतमिश की पुत्री थी और अपने जीवन काल में इल्तुतमिश रजिया को ही सुल्तान बनाना चाहता था, पर संयोग से 1236 ईस्वी में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकार के रूप में उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया जाता है। पर रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य शासक निकलता है और इसकी मृत्यु के बाद रजिया बेगम शासिका बनती है और यह पीरियड 1236 ईस्वी की है। रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली, यानी दिल्ली सल्तनत की यह प्रथम मुस्लिम शासिका थी, प्रथम और अंतिम भी थी। और आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है वह 1206 से लेकर 1526 के बीच का है। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा एवं कुलाब पहनकर राज दरबार में खुले मुंह आने लगी। देखिए, रजिया चोगा और कुलाह पहनकर दरबार में आने लगी। चोगा का मतलब होगा यहाँ काबा और कुलाह का मतलब होगा टोपी। ये जो वस्त्र पहनकर वो आने लगी तो जो दिल्ली के अमीर थे उन्होंने इसका विरोध किया। एक तो मुस्लिम शासिका थी, दूसरे तरफ पुरुषों की तरह अपना वेशभूषा चेंज कर ली। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर नियुक्त किया। अमीर ए अखूर एक महत्वपूर्ण पद था दिल्ली सल्तनत में। अमीर अखूर को हम लोग घोड़े का सरदार कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट, गैर तुर्कों को सामंत बनाने, यानी जो रजिया की नीति थी उसमें जो तुर्क नहीं थे उनको ज़्यादा महत्व देती थी। यह भी उसके विरोध का कारण था दिल्ली सल्तनत में। तो यहाँ पॉइंट कह रहा है कि गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए, यानी विरोध उनका करने लगे, बाइकआउट करने लगे और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। यानी रजिया जो गलती की, एक तो वह पुरुषों की तरह वेशभूषा अपना चेंज कर ली, चोगा पहनने लगी, कुला पहनने लगी और गैर तुर्कों को सामंत बनाना शुरू कर दी, जिससे दिल्ली के अमीर क्या हो गए, विरोध करने लगे और उनके स्थान पर बहराम शाह को गद्दी बैठाया गया। बाद में रजिया अल्तुनिया के साथ शादी कर ली। अल्तुनिया भटिंडा का इक्तादार था। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में हिंदू डाकुओं के द्वारा कैथल हरियाणा में है वहाँ कर दी गई। आखिर रजिया की असफलता के क्या कारण थे? तो एक तो उसके स्त्री होना, दूसरा कि रजिया की असफलता का मुख्य कारण अगर हम प्रकाश डालें तो तुर्की गुलामों की महत्वाकांक्षाएं थी। नेक्स्ट पॉइंट, रजिया के बाद बहराम शाह आए और बहराम शाह का पीरियड 1240 से 1242 ईस्वी तक था। इसमें देखते हैं क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को सिंहासन पर बैठा दिया। इसके शासन काल में, यानी बहराम शाह के शासन काल में सुल्तान की शक्ति एवं आधिकारिकता को कम करने के लिए तुर्की अमीरों ने एक नया पद लाया और वह पद था नायब ए मुमलकत। नायब ए मुमलकत, नायब ए मुमलकत क्या था? तो यह एक प्रधानमंत्री के समकक्ष पद होता था, काफ़ी महत्वपूर्ण पद था।
इसी के शासनकाल में 1241 ईस्वी में मंगोल आक्रमण हुए। इसकी मृत्यु 1242 ईस्वी में हो जाती है बहराम शाह की, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह आए और अलाउद्दीन मसूद शाह का पीरियड 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक था। मसूद शाह इल्तुतमिश के पुत्र सुल्तान फिरोज शाह का पुत्र था। इसके शासनकाल में समस्त शक्तियां नायब के पास थी। नायब वही प्रधानमंत्री हुए। जून 1246 ईस्वी में बलबन ने मसूद शाह को सिंहासन से हटा दिया और मसूद शाह की मृत्यु कारागार में हो गई। बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया गया और कारागार में डाल दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई, ठीक ना। और लगभग वह 4 वर्ष 1 माह तक शासन किए थे और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद आते हैं और नासिरुद्दीन महमूद का पीरियड 1246 से लेकर 1265 तक है। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कहा जाता है कि वह एक नाम मात्र का सुल्तान था। सारी शक्ति एवं अधिकार बलबन के हाथों में थी। उसने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की, यानी बलबन को एक उपाधि दी गई थी उलुग खां, और नायब ए मामलिकात यानी प्रधानमंत्री का पद देकर कानूनी रूप से शासन के संपूर्ण अधिकार बलबन को सौंप दिए। यानी नासिरुद्दीन महमूद बलबन को एक उपाधि देते हैं उलुग खां और पद देते हैं नायब ए मामलिकात, जो प्रधानमंत्री के समकक्ष एक पद था, और कानूनी रूप से शासन के संपूर्ण अधिकार किसको देते हैं? बलबन को देते हैं। वह एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। नेक्स्ट पॉइंट, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। भारतीय इतिहास में नासिरुद्दीन को दरवेश राजा, देखिए यहाँ पॉइंट है दरवेश। दरवेश राजा का मतलब होता है फकीर, या आप कह सकते हैं मुसलमानी संत, या आप कह सकते हैं जो भीख मांगता हो। काफ़ी सारे नाम हैं दरवेश के। तो भारतीय इतिहास में नासिरुद्दीन को दरवेश राजा के नाम से भी जाना जाता है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब गियासुद्दीन बलबन गद्दी पर आसीन होता है। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान बनता है और गियासुद्दीन बलबन का पीरियड 1265 से लेकर 1287 के बीच में है। बलबन के बारे में कहा जाता है कि बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और वह बहुत महान शासक था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था और इल्बरी तुर्क था। ये गुलाम किसका था? इल्तुतमिश का, और इल्बरी तुर्क था। बलबन जो था, जो इल्तुतमिश ने चालीसा, जो ग्रुप ऑफ 40 या तुर्कान चिहलगानी का जो गठन किया था, उसका वह सदस्य था। बलबन ने सत्ता संभालते ही चहलगानी यानी जो ग्रुप ऑफ 40 था उसको समाप्त कर दिया। यानी तुर्कान चिहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था और तुर्कान चिहलगानी का सदस्य भी बलबन था। बाद में जब बलबन ने सत्ता संभाली तो तुर्कान चिहलगानी को बलबन ने समाप्त कर दिया। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति के द्वारा अपने विरोधियों को रोका। यानी बलबन जो था, जो भी उनके विरोध में थे, उनको वह लौह रक्त की नीति के द्वारा रोका। लौह रक्त नीति क्या थी? तो जो अमीर थे उनकी जो बढ़ती शक्ति थी उनको रोकना था। सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना था। सत्ता का शक्ति केंद्र सुल्तान को बनाना था। मतलब जो सत्ता जो है उसका शक्ति का केंद्र कौन होगा? सुल्तान होगा। तो ये लौह रक्त की नीति में बलबन ने अपनाए थे, ध्यान में रखिएगा। रजिया के समय बलबन अमीर शिकार के पद पर था। काफ़ी महत्वपूर्ण पद था अमीर शिकार, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बहराम शाह के समय बलबन अमीर आखुर, जो घोड़े का सरदार था, उस पद पर आसीन था। बलबन ने राजत्व सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना की। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है।
राजत्व सिद्धांत का मतलब यह हुआ कि शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित थी। ये माने जो बलबन का राजत्व सिद्धांत था वह शक्ति, प्रतिष्ठा एवं न्याय पर आधारित थी, और बलबन ने ईश्वर, शासक तथा जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंध को राज्य का आधार बनाने का प्रयत्न किया, जनहित को शासन का व्यवहारिक आदर्श बनाया। तो ये सारे थे बलबन के राजत्व सिद्धांत में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बलबन ने कई ईरानी परंपराएं जैसे सिजदा, पैबोस प्रारंभ करवाई। सिजदा में क्या होता था आपको कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना होता था सुल्तान का, और पैबोस में क्या होता था कि सुल्तान के चरणों को चूमना होता था। बलबन ने ईरानी त्योहार नौरोज को भी आरंभ करवाया। नौरोज जो था 9 दिन का रोजा होता था, जो फारस में मनाया जाता था, उसको शुरू करवाने का श्रेय बलबन को ही जाता है। उसने स्वयं को फिरदौस के शाहनामा, यानी शाहनामा एक ग्रंथ है जो फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है, में एक चीज़ वर्णन किया गया है, अफरासियाब वंश, यानी ये काफ़ी पॉपुलर वंश था, उसका वह अपने आप को वंशज बताता था। यानी ईरान में एक अफरासियाब वंश था, उसका वह अपने आप को वंशज बताता था। बलबन ने एक पृथक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज, माने दीवाने अर्ज क्या था, एक सैन्य विभाग था, मतलब अलग से उसने दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। बलबन ने जिल्ले इलाही, काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है, जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब और उसका हृदय देवी प्रेरणा एवं कांति का भंडार है। यानी आप कह सकते हैं कि बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। जिल्ले इलाही का मतलब होगा ईश्वर का प्रतिबिंब, ध्यान रखिएगा। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। बलबन की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके उत्तराधिकार के रूप में कैकुबाद गद्दी पर आसीन होते हैं। कैकुबाद के बारे में थोड़ा संक्षिप्त रूप से हम लोग जान लेते हैं। इसने गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनापति नियुक्त किया। कैकुबाद फिर यहाँ से गलती कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, एक गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनापति नियुक्त किया। कैकुबाद को लकवा मारने के बाद तुर्क सरदारों ने उसके 3 वर्षीय पुत्र कैमूर्स को गद्दी पर बैठा दिया। नेक्स्ट पॉइंट। 3 माह पश्चात कैमूर्स की हत्या कर दी गई एवं जलालुद्दीन स्वयं सुल्तान बन गया और गुलाम वंश के बाद एक नया वंश का उदय हुआ, खिलजी वंश। तो इस वीडियो में हम लोग आज पूरे विस्तार से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।